कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है। इसी महासीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हमने एनसीईआरटी बुक स्टार्ट की है। इसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट की है और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हमने 6th क्लास के चैप्टर 1 को कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 पर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी बुकों का स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक एक बेसिक नॉलेज देती है और आपको एक समझने के लिए एक सोच विकसित करती है एनसीईआरटी बुक। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। इसमें है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कहानी बताकर आपको समझाया गया है। बच्चों की तरह आपको समझाया गया है कि आराम से आप समझ सकते हैं, बट ये है कि आपको समझना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, एक कहानी दे रखी है। जैसे वो ऐसे ही कह रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप है और 2.1 जो चित्र है उसमें बताया गया है। देख लो दोस्तों, ये है पृथ्वी को बताया गया है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ये बात आपको सही है दोस्तों। क्या है, ये जो ग्लोब बताया है ये तो एक प्रतिरूप है। क्या ऐसा, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है लेकिन प्रतिरूप है। तो ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ये बात तो सही है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अभी आपको बता दी कहानी, मतलब कैसे पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी को वास्तविक रूप तो बहुत बड़ा है लेकिन हम एक प्रतिरूप के रूप में पृथ्वी को देख सकते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट होता है। देखो दोस्तों, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होकर होती है। ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होकर होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। अब देखो दोस्तों, अक्ष किसे कहते हैं ये देख लो एक बार। अक्ष, तो दोस्तों पृथ्वी जो है, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है, जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है उसे अक्ष कहते हैं। जैसे ये है, ये काल्पनिक रेखा है तो इस पर पृथ्वी जैसे घूर्णन कर रही है। देखो ऐसे घूर्णन ऐसे करेगी तो यही अक्ष है। तो अक्ष के बारे में हम जान चुके। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है उसे अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अक्ष के बारे में आपने पता लगा लिया कि जिस पे पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना, वही अक्ष है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उन्हें उत्तरी अक्ष और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सॉरी, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे ये तो हो गया उत्तरी वाला पार्ट और ये हो गया दक्षिणी, तो दोनों हो जाएंगे ध्रुव। ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। ऐसे बताया कि ग्लोब को जो पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की तरह दिख रही है ना, पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। तो पश्चिम कैसे, जैसे पश्चिम का मतलब है यूं, मतलब यूं, जैसे पश्चिम का मतलब है यूं, पश्चिम का मतलब ऐसे घुमाया जा सकता है, ऐसे बताया इसमें। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक है, जैसे हमने अभी बताया था, जैसे हमने आपको अभी बताया था
कि पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर घूमती है। मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन ये जो रेखा है वो काल्पनिक रेखा है, उसके आधार पर हम अक्ष को बता सकते हैं। दोस्तों ये 2013 का क्वेश्चन है, इसे हम बाद में करते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। अब क्या है, जैसे आप आगे देखेंगे, ये जैसे कहाँ पे हो, एक मिनट दोस्तों। अच्छा, अब बता रहे हैं कि पृथ्वी के बारे में, जो कि इसके अलावा और भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे पृथ्वी है, ऐसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है टोटल, जैसे इसमें चित्र में दिखाया है, तो ये भी एक काल्पनिक रेखा है। जैसे जैसे ये देखो 0 डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर पृथ्वी पर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। देख लो दोस्तों, ये बताया इस मतलब पृथ्वी के उत्तर में आधे भाग को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो दोस्तों, जैसे पृथ्वी, ये बताया है आपको, पृथ्वी को बताया है, तो आधे भाग को उत्तरी ध्रुव, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे भाग को दक्षिणी ध्रुव, ये बताया है, और यही इसमें बोला है, कहते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो दोस्तों अब देखो, आप समझो इस बात को कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश, इसके बारे में जानते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? जो अक्षांश होते हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समांतर वृत्त को कहते हैं। तो ये अक्षांश के बारे में बता दें दोस्तों। अब धीरे धीरे हम इसके बारे में समझेंगे। अब ये बताया थोड़ा सा कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। जैसे विषुवत वृत्त है वो शून्य अक्ष 0 डिग्री मतलब इसको दर्शाता है। तो ये बता दिया आपको, ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त पर दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को 1/4 है, अतः इसका मापा होगा 360 डिग्री। क्योंकि हमको पता है एक वृत्त जो होता है 360 डिग्री होता है उसमें। तो ये बता रहा है कि ये बीच में जो है ऐसे 90-90 का एक वो बनाएंगे हम, उसके आधार पर 1/4 बनता है। उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये बताया है दोनों को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसके ऊपर की जो है इनको उत्तरी, ये जो है इससे ऊपर की जो है इनको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। दक्षिण में जो इधर की तरफ, नीचे की तरफ। इस प्रकार अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे एग्जाम्पल कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा वृत्त से 20 अक्षांश के उत्तर में है और वेलो हॉरिजॉन विषुवत रेखा के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। अगर हम मान लें, इनको ऐसे बोल रहे हैं कि अक्षांश एक हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अक्षांश में ये दिखाना जरूरी है कि उत्तर की अक्षांश की बात कर रहा है, दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहा है। तो यही बात बताइए इसमें कि दोस्तों
कि जैसे एग्जाम्पल दिया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील के वेलो होरिजोंटे दोनों एक अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर है, लेकिन चंद्रपुर जो है विषुवती वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है। ये बता दिया। अब ये उत्तर नहीं बताता तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए हमको ये लिखना जरूरी है 20 डिग्री उत्तर में है, उत्तर में है। इसलिए हम, और इसके अलावा क्या बोला है कि बेलो होरिजोंटे विषुवती वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। अब ये बताया कि जो होरिजोंटे विषुवत रेखा के 20 डिग्री दक्षिण में है। अगर ये दक्षिण और उत्तरी नहीं बताता तो ये गलत हो जाता, इसलिए इनको बताना जरूरी है। तो ये सिंबल का काम करते हैं कि उत्तर में है या दक्षिण में है, ये जरूरी बात है। इसके अलावा दोस्तों अब हम जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि ये थोड़ा सा ऐसा बता दिया कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन से होते हैं। जैसे 0 डिग्री पर विषुवती वृत्त, 0 डिग्री पर देख लो ये रहा। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, अब उत्तरी ध्रुव को बताया ये वाला, ये 90 डिग्री वाला। दक्षिणी ध्रुव ये 90 डिग्री वाला, ये दक्षिणी ध्रुव है। और वो कौन सा था, वो उत्तरी ध्रुव था। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों को बताना आपको जरूरी है, क्योंकि इनका अब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे उत्तर में दक्षिण में, तो ये सिंबल जरूरी है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 3.5 डिग्री उत्तर में, जैसे विषुवत रेखा को ऊपर देखो, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, किसमें, उत्तर में जो है 23.5 डिग्री वो कर्क रेखा है। लेकिन दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है ये मकर रेखा है। अगर कंफ्यूजन ये है, अगर उत्तर और दक्षिणी नहीं बताएंगे तो हम यही नहीं बता पाएंगे कि कर्क रेखा है कि मकर रेखा है, इसलिए ये बताया है कि ये उत्तर और दक्षिण का जरूर बताना जरूरी है। इसके अलावा विषुवतीय वृत्त की 66 उत्तर में उत्तरी ध्रुव, जैसे ये देखा रखा है उत्तरी ध्रुव ये वाला, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव ये वाला, ऐसे ये जरूरी मतलब वो बताएं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वो है, ये समांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, तो इनको आपको समझना जरूरी है। अब एक बार दोबारा बता देते हैं आपको। देखो जैसे बोला है कि 0 डिग्री ये है, ये विषुवत वृत्त है। अब क्या है, 0 डिग्री, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री पर दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंधी है, उसी प्रकार उत्तर में उत्तर शीत कटिबंधी है, उसी प्रकार 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि पृथ्वी के ताप कटिबंधी है। अब क्या है कि जलवायु किस प्रकार इफेक्ट करती है, मतलब एक प्रकार से जलवायु के बारे में बताया है कि किस प्रकार कटिबंधियों से, जैसे कटिबंध रखे हैं, इससे किस प्रकार जलवायु को बांटा जाता है। अब देखो आप, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर उठ जाता है। अब देखो सीधी सी बात है, जैसे इसमें दे रखा है उष्ण कटिबंधीय, ये दे रखा है उष्ण कटिबंधीय, इसके बारे में अब यहां देखते हैं हम इस पृथ्वी के इस पर उष्ण कटिबंधीय। अब ये जो बात बताई है, ये वाली जो बात है, ये जो है ये इसी की बात बताई है, ये इसी की बात बताई है कि ये जो है ये इसी की बात बताई है दोस्तों कि उष्ण कटिबंधीय के बारे में बताया है। ये यहां आपको बताया है जो उष्ण कटिबंधीय का। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखो ये बोल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां होते हैं। देखो तो सीधी सी बात है, कर्क व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जो सूर्य जो होता है, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है
और क्या होता है कि ऊपर होने से सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है दोस्तों। ऊष्मा की प्राप्ति होती है। आप देखो, उष्ण कटिबंधी के बारे में बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इसी में बताया जैसे कोई मैंने लिखा है यहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों सूर्य वर्ष भर एक दोपहर में सिर के ऊपर उठता है। इसी क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा होती है क्योंकि सूर्य सबसे यहीं पर रहता है, इसी वजह से होती है ये गर्मी। अब ये बताया ना, इस बात बताया, देखो जैसे कर्क रेखा और ये ही मकर रेखा, इसके बीच में जो क्षेत्र होता है इसकी बात कर रहा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में ऐसे बताया दोस्तों, ये हो गया। अब देखो अगला, देखो ये तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बताया दोस्तों। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य एक वर्ष में एक बार दोपहर आता है, और उससे क्या है कि गर्मी बढ़ जाती है उस क्षेत्र में। अब देखो शीतोष्ण कटिबंधी क्या है, जैसे अब मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है, आपको जब आप जलवायु पढ़ेंगे कैसे किस प्रकार जलवायु वनस्पति को प्रभावित करती है, किस प्रकार वनस्पति जलवायु की पर डिपेंड करती है, किस प्रकार वहाँ पर उन क्षेत्रों में जलवायु किस प्रकार उन क्षेत्रों की जो वो बने हैं, वन जो होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। जलवायु के कारण ही मृदा का वहाँ पर वो होता है, वितरण होता है। जलवायु के कारण वर्षा होती है। मतलब जलवायु किस प्रकार, ये इस क्षेत्र के बारे में बताया कि किस प्रकार जलवायु से सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये बताया कि उस क्षेत्र के बारे में बताया। अब देखो हम शीतोष्ण कटिबंधी के बारे में पढ़ते हैं। अब देख लो यहाँ से, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अब कह रहे हैं कि कर्क रेखा, जैसे ये बताया हमको, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के बीच के अलावा जितना भी क्षेत्र है, चाहे उत्तर में लो चाहे दक्षिण में लो, इनमें कभी सूर्य दोपहर में सर पर नहीं होता, सर पर नहीं होता। और इसीलिए क्या होता है कि इस कारण क्या है कि दोपहर पर सूर्य कभी सिर पर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसको बताया कि उत्तरी ध्रुव वृत्त, ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र के तापमान मध्यम हो जाता है, और इन्हें ही शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। कह रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जो है ये भी, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी रेखा है ये, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधी रेखा है ये दोनों, इनमें क्या है कि तापमान ज़्यादा नहीं पाया जाता, तापमान मध्यम रहता है, तो इस कारण इन्हें शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है ये बता रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव एवं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। अब देखो ये बता रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये बोल रहे हैं कि इसके बारे में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त, इन दोनों में क्या है, ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य 36 से ज़्यादा ऊपर नहीं आ जाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है उसकी जो सीधी वो किरणें नहीं पड़ती, 36 से ज़्यादा ऊपर नहीं उठता, और यहाँ इसे ही शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब क्या है देखो, अब आती है बात देशांतर की, कि देशांतर क्या है। हमने अभी तक ये जाना है दोस्तों कि कैसे, जैसे पृथ्वी के बारे में बताएं कि कैसे 0 डिग्री पर विषुवत व्रत है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो कटिबंधीय क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है कि वर्ष में एक बार दोपहर पर सूर्य आता है, दोपहर में सिर पर सूर्य आता है। कहने का मतलब यह कि सूर्य की किरणें उस टाइम पड़ती है इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा,
तो उस टाइम क्या है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके अलावा क्या बताया है कि इसके अलावा कहता है कि जैसे इसके अलावा कर्क और मकर रेखा के बीच के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वहां सीधा सूर्य कभी पड़ता ही नहीं है, इस कारण वहां ठंड ज्यादा होती है। और इसी के बारे में बताया, बस इसमें जितनी भी आपको बताया है ये पूरा, ये केवल यही बताया आपको किस प्रकार सूर्य की वजह से, सूर्य पर तापमान की वजह से उस कटिबंधीय क्षेत्र का विभाजन किया है, इस प्रकार इसमें विभाजित किया है। अगला देखते हैं हम दोस्तों देशांतर। तो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां आवश्यकता थी भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत, अब एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले के संदर्भ में रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर और इन स्थानों पर दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर योगांतर कहते हैं तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर अंशों को मापा जाता है। अब देखो एक प्रकार से ये बोल रहा है कि देशांतर के बारे में बताता हूं। देशांतर क्या होते हैं कि किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ देशांतर की जानकारी आवश्यक है। अब देखो ये तो बता दिया हमने कि अक्षांश के अलावा देशांतर की जानने की आवश्यकता है। अब देशांतर क्या है इसके बारे में दोबारा बताता हूं आपको। देशांतर कुछ नहीं है, यह काल्पनिक रेखा है। देशांतर जो है, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। अब बताऊंगा आपको कैसे। ये देशांतर रेखा के बारे में बताया कैसे, देखो आप बताओ। जैसे ये है, ये बोल रहा है उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, ऐसे करके ये देख लो आप, ये है उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, ये बताया, ये मिलाती हैं, तो यही देशांतर रेखाएं होती है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया है। देशांतर में क्या है, मिनट को सेकंड में किया है। ये अर्धवृत्त है, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जैसे देखो ध्रुव ये है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये वाला दक्षिण ध्रुव, ठीक है, मान लें, ठीक है, एक प्रकार से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसे ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, पर क्या है कि जब ध्रुवों पर जाती है तो ये छोटा कितना से कम हो गया, देखो। तो यही बात की है इसमें कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है देशांतर रेखा। ध्रुवों पर क्या है, शून्य हो जाती हैं, और जहां सभी देशांतर योगांतर आपस में मिलती है, अक्षांश रेखा से भिन्न सभी देशांतर योगांतरों की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली युगांतर के पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मतलब क्या है कि देशांतर रेखाओं को थोड़ा कंफ्यूजन था कि किस प्रकार निश्चित किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक माप लिया कि ग्रीनविच जो रेखा है, जो ब्रिटिशों के इस टाइम राजकीय वेधशाला स्थित थी उसमें, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से गुजरने वाले युगांतर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं, और इस युगांतर को प्रमुख युगांतर कहते हैं, ये बताया है। अब क्या करते हैं कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम की ओर गणना करेंगे। प्रमुख युगांतर और 180 डिग्री युगांतर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में व्यक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए उत्तरी अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए
शॉर्ट में लिखा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिमी युगांतर एक ही रेखा में स्थित है। अब देखो, लंदन की जो वेधशाला थी उसमें ये बताया गया कि लंदन के प्रमुख मानक लिए थे, जो ये ग्रीनविच के बारे में बताया है, और ये 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार। अब देखो, जब ग्लोब पर अक्षांश समांतर एवं देशांत योगांतर के बीच बनी ग्रिड को देखो इनके बारे में बताया है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांत की सही जानकारी है हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिया आपको, केवल समझाया जा रहा है, इतनी बड़ी कहानी दे रखा है, समझाया जा रहा है, और यह आप भी पढ़ सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपको बताया जाए, यहाँ पे समझ विकसित किया है तो उसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा दोस्तों यहाँ तक। अब देखो आगे देखो, अब है कि देशांतर किस प्रकार समय का निर्धारण करते हैं। देशांतर समय का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, तो दोस्तों आपको पता है देशांतर समय के बारे में बता देता हूं आपको एक बार। जैसे देशांतर समय, जैसे कि एक देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्रों का एक ही समय होता है। क्या बता रहा है, एक देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्रों का एक ही समय होगा, मतलब जैसे मान लो 20 डिग्री है देशांतर और ये भी 20 डिग्री है, तो इन दोनों में जो समय होगा ना वो सेम होगा, ये बता रहे हैं इसमें। अब बताते हैं आगे। इस समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि पृथ्वी चंद्रमा ग्रहों की गति है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती थी। पहले क्या होता था कि परछाई के हिसाब से हम समय का निर्धारण करते थे, पहले के ज़माने में यही करते थे। तो ये बता रहे हैं वैसे ही नॉर्मल। अब इसमें जो जितनी भी बताया आपको ये सब, तो इसको सीधा आपको बता देता हूँ, ये जो आप पढ़ोगे जब यही वह निकलेगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखो दोस्तों, एक बात है कि समय की गणना विधि जो होती है वो कैसे होती है। समय की गणना विधि में क्या होता है कि पृथ्वी 24 घंटा, इस 24 घंटे में दिन और रात बनते हैं कि होती है, पृथ्वी पर 24 घंटे होते हैं, जब 24 घंटे में दिन और रात बनती है, ठीक है। और पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री घूर्णन करती है, टोटल घूर्णन कितनी करती है 360, ठीक है। अब एक घंटे में घूर्णन करेगी कितना, ये निकालना है जैसे, तो 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री तो होगा ही, अपॉन 24 घंटे भाग देंगे तो 15 डिग्री ये आया, ठीक है। अब देखो, या फिर 4 मिनट में एक अक्षांश को पार करेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ग्रीनविच से 15 पूरब में 1 घंटा आगे है। कैसे, मान ले ये बताया मैंने आपको, जो 1 डिग्री देशांतर जो होता है उसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और जैसा कि आपको बताया इसमें ये हमने भाग देने पर 15 आया था, तो यही बात है कि ये घंटे में 1 घंटे में 15 देशांतर जो होंगे को पार कर पाएगा। कैसे, 60 मिनट होता है, 4 मिनट में एक देशांतर को पार कर रहे हैं, इसका भाग देंगे 15 चौका 15 डिग्री देशांतर को भी पार कर पाएगा। किसमें, 4 मिनट में एक देशांतर को पार कर रहा है और 60 मिनट में 15 देशांतर को पार करेगा, तो 1 घंटे में 15 देशांतर को पार कर पाएगा।
तो एक मतलब नॉलेज बताया कि 4 मिनट का अंतर होता है। और यही कारण है कि जो हम करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जल्दी उगता है और जल्दी छिपता है। अब तो ये अंतर है, ये देशांतर की वजह से है, क्योंकि उन दोनों के जो समय का वो होता है वो 4 मिनट का होता है एक देशांतर पर। एक देशांतर पर 4 मिनट लगते हैं। तो यही जो अंतर है ना, इससे ही हम क्या करते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जल्दी उगता है और जल्दी छिपता है, तो ये अंतर है ना, ये देशांतर की वजह से, तो इसलिए देशांतर जरूरी है। ठीक है, एक मिनट। इसके अलावा क्या है कि एक चीज और है कि मानक समय क्या होता है। तो क्या है कि भारत में मानक समय में, जो भारत में 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर, अर्थात जो ग्रीनविच माना था हमने, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आ गए। और हर देश का अपना अपना मानक समय होता है। तो दोस्तों ये जो पूरा पैरा दे रखा है इसमें, ये आपको पूरा पैरा दे रखा है, ये इसमें केवल यही बताया है कि किस प्रकार देशांतर और समय में वो जो संबंध होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जो 4 मिनट में एक एक डिग्री घूम रही है पृथ्वी, तो उसकी वजह से क्या है कि जो अंतर होता है समय का, उसी कारण होता है। यही कारण है उसका अंतर क्या। और ये एग्जाम्पल देकर समझाया है, या आप समझ भी सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाते हैं, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 इंटू 4 गुणा करेंगे तो 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे का अंतर। तो वहाँ क्या, 1 घंटे, दोपहर के 1 घंटे बजे होंगे। लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम की समय ग्रीनविच के समय 1 घंटे पीछे होगा, यानी कि सुबह के 11 बजे होंगे। तो ये अंतर किसकी वजह से पाया, देशांतर की वजह से। यही बताया इसमें बस। और एक क्वेश्चन भी पहले आया था, इसमें बताता हूँ आपको, 2013 में आया था वो, मैंने बोला आपके बाद में बताता हूँ। 2013 क्वेश्चन देखो 2013 क्वेश्चन है कि अलग अलग ऋतुओं के दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है। क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया मान ले, भारत मान ले, तो उनमें दिन के समय और रात्रि के समय में विस्तार में भिन्नता होती है। यही पूछा है। पृथ्वी पर अपने अक्ष के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवत रीति के परिक्रम के कारण, स्थान की अक्षांश स्थिति के कारण, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिभ्रमण। नत अक्ष का मतलब है अक्ष पर परिभ्रमण। दोस्तों ये आपको पता है कि रीजन क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, उसी के कारण दिन और रात के समय में अंतर पाया जाता है। तो अंतर यही पूछा है कि दिन के समय और रात के समय में विस्तार में भिन्नता किस कारण होती है। तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिभ्रमण के कारण होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये चैप्टर अब खत्म होता है। तो हमने इसमें क्या सीखा, यहाँ आपको पता है कि पृथ्वी किस प्रकार घूर्णन कर रही है, किस प्रकार अक्षांश कटिबंधीय जो भी हैं उनका विस्तार किस प्रकार है। ये मेन चीज़ है। ये जो आपको ये बताया ना, ये वाला, ये मेन चीज़ है पृथ्वी के बारे में। जिसको आप समझ गए ना, तो समझ लो आप क्लाइमेट, जो जलवायु विज्ञान है ना, जलवायु भूगोल वाली जो पार्ट है भूगोल का, उसको आप समझ गए। और उसको समझ गए तो आप बहुत कुछ चीज़ें समझाएंगे। इसी के कारण आपको जैसे वनस्पति के बारे में पता चल जाएगा। जैसे वनस्पति, वहाँ की जलवायु तो होगा ही होगा, एक तो वहाँ की मृदा के बारे में पता चल जाएगा, बरसात के बारे में पता चल जाएगी, वर्षा क्यों कम, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में चला जाएगा पता। मतलब इसी की वजह से आप बहुत कुछ जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों।